तो अभी नया चैप्टर चालू करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। ये टेबल बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आपको जो वैल्यू चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है करके वो बताता है करके। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक केस। ठीक है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप फॉलो करोगे तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करके। सबसे पहले अपने को जेड स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्वेश्चन में दी रहेगी कि अपने की ये वैल्यू की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसकी कितनी होगी, या तो ठीक है, तो जेड स्कोर निकालना पड़ता है उसके लिए। जेड स्कोर ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो जेड इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इधर जेड स्कोर क्या बताता है, ये बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने टाइम चेंज करने से रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि एवरेज वैल्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने टाइम चेंज करने से रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो एवरेज वैल्यू है, जो म्यू है, उसमें इतना स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना टाइम चेंज करे कि रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो जेड स्कोर यही बताता है। एक्स क्या बताता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी कि ये रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए। म्यू तेरा एवरेज वैल्यू हो जाएगा, मीन वैल्यू ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्टेप 2 बस कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेड स्कोर। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देगा, वो बेसिस पे जेड स्कोर निकालना और उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करके। ठीक है, और अभी अपन डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे रहता है। ये पहाड़ शेप में बना देने का, बीच में एक लाइन बना देने का, और ऊपर लिख देने का म्यू, और नीचे लिखने का z इज इक्वल्स टू 0। जेड के 0 के ये लाइन के इस साइड लेफ्ट साइड तेरा क्या बोलते हैं, माइनस में इन्फिनिटी रहेगा और इधर प्लस में इन्फिनिटी रहेगा, और दोनों का एरिया जो है वो 0.5 रहेगा। और क्या बोलते हैं, अगर टोटल एरिया देखे, टोटल प्रोबेबिलिटी देखे, वो 1 रहती है करके। ठीक है, और आगे जाके एग्जांपल दिया है कि अगर कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एरिया कैसे आगे एरिया बताए कि मतलब कि मीन टू जेड स्कोर कितना हो सकता है। क्यूमुलेटिव एरिया को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वन टेल राइट टेल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट टेल को क्या बोलते हैं। क्यूमुलेटिव एरिया बिटवीन द जेड स्कोर, मतलब एक पॉजिटिव में बताते हैं और एक नेगेटिव में बताते हैं। ये दो एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल दे दिए है करके, दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो एग्जाम्पल 1 एक बार देख लेते क्या बोलते हैं कि एवरेज वेल्थ ऑफ अ पर्सन इन अ सिटी 5 लाख है। एवरेज मतलब तेरा म्यू आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 लाख दे दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ ऑफ लेस देन 2 लाख मतलब कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हैविंग वेल्थ लेस देन 2 लाख, तो इसमें लेस देन 2 लाख बोला है। और अगर आप आगे क्वेश्चन देखेंगे मॉड्यूल में, उसमें लॉस बोला है कि लॉस ऑफ 1 करोड़, तो इसमें क्या है, लेस बोला है करके, तो इसको -2 लाख नहीं लिखेंगे। और जो उसमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं माइनस में लॉस बोला है तो माइनस में आएगा। तो यही डिफरेंस था वैसे कि इधर लेस है उधर लॉस है करके। ठीक है, तो लेस दे दिया तो आराम से जेड स्कोर आ जाएगा कि क्या बोलते हैं 2 लाख अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू, माइनस उसमें से म्यू कर देंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अपनी वैल्यू आ जाती है -2। अब ये -2 आ गई करके, अभी बस इसको प्रोबेबिलिटी में डालना है, टेबल में डालना है z-2, और लेफ़्ट साइड उसकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है। तो बस यही है। क्वेश्चन 2 भी सेम है, बस उसमें मोर देन 2 लाख बोला है, वो भी सेम ऐसा ही है करके। और लास्ट में अपन वैल्यू एट रिस्क वार, जो वार क्या रहता है वो देख लेते हैं। तो वैल्यू एट रिस्क का मीनिंग क्या रहता है, ये रिस्क बताता है इन्वेस्टमेंट पे कितनी हो सकती है। मतलब ये मेजर करता है कि एक इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितना हो सकता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ सेट ऑफ अ पीरियड। और ये नॉर्मल मार्केट में ही होता है करके कि ये एक दिन पे कितना नॉर्मल मार्केट में लॉस हो सकता है, बस वही बताता है करके। तो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, वार कैसे करेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, तो बहुत ईजी है। वार इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द सिक्योरिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटू क्या होता है, इंटू √P कर देंगे और इंटू जेड स्कोर कर देंगे, तो अपनी वार आ जाएगी सिंगल सिक्योरिटी के लेके। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी पर डे आ जाएगा, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी दिया रहता है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, टाइम भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए चाहिए अपने को। और फिर लास्ट में जेड स्कोर ये कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 99% कॉन्फिडेंस, तो ये अपना जेड स्कोर आ जाएगा। तो ये अपना इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आ जाएगा। अभी अपन कैलकुलेशन ऑफ वार ऑफ पोर्टफोलियो देखते हैं। तो पोर्टफोलियो का भी सेम है, बस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पोर्टफोलियो का आ जाएगा करके। अभी ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें क्या बोलते हैं एक्स सिक्योरिटी है, उसका एनुअल रिटर्न दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो
तो वही अपने को वो लंबा खींच के जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वैसा निकालना है करके। तो वो दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और इसमें ऐसा भी होता है कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन का एक वो फार्मूला आता है ना, ए स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो वाला फार्मूला भी लग सकता है क्वेश्चन में। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सारे हो गए। अभी अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है कि ABC लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज़ अ मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़। मतलब मीन दे दिया, मीन की वैल्यू दे दी 2 करोड़ और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 1.60 करोड़। तो अभी ऐसा लगता है कि Z वाला फार्मूला लगेगा, Z स्कोर निकालना है। इन केस ABC लिमिटेड लूजेज ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन क्या बोलते हैं, लॉस ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़, ये वही -1 करोड़ वाला हो गया जो मैं बता रहा था पहले कॉन्सेप्ट में। देयर विल बी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो जाएगी। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द कंपनी विल बी फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी। तो अपने को क्या करना है, अपने को Z स्कोर में डालना है, मतलब Z स्कोर के फार्मूला में ये वैल्यू डालनी है। Z स्कोर के फार्मूला में कैसे आएगा, -1 करोड़ -2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.6 करोड़। तो अपनी क्या बोलते हैं, Z स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। अभी टेबल दिया है Z स्कोर का, बस ये है कि Z स्कोर अपना आ रहा था 1.875, लेकिन 875 है नहीं, लेकिन 1.87 और 1.88 है। तो इन दोनों का अपन यूनिटरी मेथड से करेंगे तो अपनी प्रोबेबली एरिया आ जाएगा। अभी एरिया आ गया, तो अभी ये एरिया क्या बोलते हैं 0.5 से आया है करके, कि मतलब क्या बोलते हैं लेफ़्ट साइड का ही एरिया बनता है। ये पूरा क्यूमुलेटिव एरिया नहीं है, ये जो तेरा लेफ़्ट वाला पार्ट रहता है वो, तो मतलब ये 0.5 का है। तो अभी ये अपन 0.5 से लेस कर देंगे तो अपनी वो जो आंसर आएगी वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी करके, कितनी प्रोबेबिलिटी है करके। तो ये अपना क्वेश्चन 1 हो गया। और अभी वैल्यू एट रिस्क के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 सिंगल सिक्योरिटी का है, क्वेश्चन 3 मतलब पोर्टफोलियो का है, और क्वेश्चन 4 में अपने को इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है करके। तो क्वेश्चन 2 एक बार देख लेते हैं, बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है कि 2 करोड़ का क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी है कि इतना इन्वेस्टमेंट है इसके पास, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2% दे के रखा है पर डे, और क्या बोलते हैं फिर इसमें ट्रेडिंग डे बताया कि जो अपने को टाइम है इसमें 2 टाइम का निकालना है, एक डे 1 का पीरियड 1 डे का निकालना है, और दूसरा 10 ट्रेडिंग डे का निकालना है, ठीक है। और इसमें क्यूमुलेटिव एरिया मतलब कि जो अपना Z स्कोर आता है वो 2.33 दे दिया है करके। तो बहुत ईजी है, फार्मूला अपने को पता है क्या करना है करके। तो बस अपने को वार 1 डे का निकालना है और 10 डे का निकालना है। बस याद रखना, जब रूट करेंगे वो उसको पहले मल्टीप्लाई अपन परसेंटेज से करेंगे करके, उसके बाद पूरा करेंगे करके, ठीक है। मतलब कि ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन तेरे को ये कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई का, कुछ बीच में ऐसा नहीं करना। अभी क्वेश्चन 3 पोर्टफोलियो वाला है। इसमें XYZ बता दिया है, उसको इन्वेस्ट करना है 2 लाख, और ABC करना है उसको भी 2 लाख करना है। तो इसका वेट तो अपना 0.5 हो गया करके। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है 1% डेली, और इसका भी 1% डेली दे के रखा है करके। तो बस इसमें क्या बोला है 10 डे का अपने को निकालना है और Z स्कोर की वैल्यू दे दी है करके। तो सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालना है, क्योंकि अपने पास पोर्टफोलियो है करके। तो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालेंगे करके, बहुत इजीली आ जाएगा करके। और फिर क्या करना है अपने को, बस वार के फार्मूला में 10 डेज़ वाले में डाल देना है तो अपना हो जाएगा करके। अभी क्वेश्चन 4 जो लास्ट है वो पोर्टफोलियो से रिलेटेड नहीं है। ये क्या बोला है कि एक बंदा है जो कि 4 दिन ही ट्रेडिंग करता है करके, और उसके अकाउंट में 7 लाख पड़े हुए हैं, और द अमाउंट इज़ अवेलेबल टू यूज़ फ्राइडे, और इसको मिनिमम बैलेंस 1000 मेंटेन ही करना है करके। और द इन्वेस्टर डिज़ायर टू मेक अ मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, उसको वेयर वार शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट। मतलब जो वार है, वार बता दे कि वार शुड नॉट एक्सीड क्या बोलते हैं बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट, कि मतलब बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा रिस्क अपना नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिए पर डे का 1.5%, और अपने को बोला है कि कॉन्फिडेंस लेवल बताओ। और बहुत ईजी है इसमें भी। इसमें क्या करना है कि वार दे दिया है करके, वार कैसे दिया है करके अपने को नंबर ऑफ डेज लिख देना है कि 4 दिन का है, Z स्कोर दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन डेली दिया है करके। और इसमें एक्सेस
क्या बोलते हैं बैंक में एक्सेस बैलेंस कितना है वो निकालना है करके, कि फ्री अमाउंट कितना है। तो अपन 7 लाख को -1 लाख 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना 6990 आ जाएगा। तो ये वार हो गया। अभी बस बैलेंसिंग फिगर अपने को इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालनी है। बस याद रखना जब तू डिवाइड करेगा, डिवाइड में मतलब परसेंटेज इंटू तेरा √2 वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं √2 मतलब रूट वाला करना, उसको मल्टीप्लाई करना परसेंटेज से, उसके बाद जो अपना जेड स्कोर है उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये अपना क्वेश्चन 4 भी हो गया। और सेम टू सेम क्वेश्चन एक विवित्सु के बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। ये इसमें भी बहुत मतलब ये सेम ऐसा क्वेश्चन 4 जैसा ही है, बस इसमें क्या करना है करके इसमें ऐसा दिया है कि ये भी 4 दिन का है, लेकिन इसमें बस बोल दिया है कि जिस दिन बैंक में अकाउंट मतलब जिस दिन फर्स्ट डे रहेगा उसको फिक्स्ड अमाउंट भी मिलेगा, मतलब फिक्स्ड मैच्योरिटी उसकी एफडी मैच्योर हो जाएगी। तो एफडी मैच्योर होएगी तो उसको वो पैसे मिलेंगे। तो बस जो अपन वार कैलकुलेट करते हैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बोला है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 11 करोड़ दे के रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट से, 11 करोड़ उसने बैंक में ट्रांसफ़र किया और फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी से उसको 63,42,560, और इसमें भी मिनिमम बैलेंस 1000 मेंटेन करने बोला है। तो बस ये क्या बोलते हैं, और इसमें 2 सिक्योरिटी दे दी है। तो ये 2 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दिए करके, और इसमें पोर्टफोलियो का निकालना है, उसमें इंडिविजुअल मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना है और जो ज़्यादा है वो बता देना है। तो बस अपने को एक्स के लिए क्या करना है, जो अमाउंट ट्रांसफ़र्ड किया है उसने बैंक अकाउंट में वो ऐड कर देना है, और फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी ऐड कर देनी है, उसमें से मिनिमम बैलेंस लेस कर देना है। और फिर क्या बोलते हैं फिर ये तेरा वार आ गया, बस अभी फार्मूला में डालना है और फिर तेरा मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और जिसमें ज़्यादा है वो बता देंगे कि ये पॉसिबल शुड बी टेकन, क्या बोलते हैं पोजीशन शुड बी टेकन इन एक्स, लास्ट में ये लिख देंगे। तो अपना ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट और उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। अभी अपन थियरी देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में थियरी क्या रहती है करके। तो अभी थियरी चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिस्क फेस कर सकती है। तो वो 4 रिस्क है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क, दूसरा है कंप्लायंस रिस्क, तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, चौथा है फाइनेंशियल रिस्क। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होती है वो देखेंगे। तो फिर कंपनी स्ट्रेटजीज बिकम इनइफेक्टिव, जो कंपनी स्ट्रेटजी है ये ऐसी रिस्क है जहाँ कंपनी की स्ट्रेटजी इनइफेक्टिव हो जाती है और उसके वजह से इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल्स। दूसरा आता है कंप्लायंस रिस्क में क्या रहता है कि एवरी बिजनेस नीड्स टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विच विल लीड्स टू पेनल्टी, ठीक है। तो बस यही बता देना है कंप्लायंस रिस्क कि सारे कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है और नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनल्टी। अभी तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क क्या रहती है कि ये इंटरनल रिस्क, इट रिलेट्स टू द इंटरनल। इसमें क्या होता है कंपनी जो है वो फेल टू कंप्लाई टू कोप अप विथ डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जो डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम है वो कर नहीं पाती, उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती। तो बस वही लिखना है। और इट ऑल्सो रिलेट्स, ये पीपल एज वेल एज प्रोसेस दोनों में हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क। इट ऑल्सो रिलेट्स टू पीपल एज वेल एज प्रोसेस। और लास्ट आता है फाइनेंशियल रिस्क क्या आता है कि इट रिफर टू द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाएगा इन फाइनेंशियल कंडीशन सच एज प्राइसेस जो एक्सचेंज रेट है, या तो इंटरेस्ट रेट है, या तो क्रेडिट रेटिंग है, एटसेट्रा। तो ये फाइनेंशियल रिस्क हो गया। तो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस मैनी टाइप ऑफ रिस्क, ये बता दिया, टाइप्स ऑफ रिस्क बता दिया। अभी आता है इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें क्या रहता है कि फाइनेंशियल रिस्क सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। ये स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। जो स्टेक होल्डर है वो हमेशा क्या देखता है, वो देखता है कि फाइनेंशियल गियरिंग रेशो किसका, कंपनी का। दे व्यू द फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो, मतलब कि रेशियो ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज ए रिस्क, मतलब ये रिस्क देखते हैं। और कंपनी क्या देखती है, कंपनी अगर एक्सेसिव बोरोइंग कर ली तो इट मे बी फोर्स्ड दैट इट कैन बी फोर्स्ड टू गो इनटू लिक्विडेशन। इफ कंपनी बोरो एक्सेसिवली देन इट कैन बी फोर्स्ड टू गो इनटू लिक्विडेशन, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है कि बैंक क्या बोलते हैं, बैंक फेलियर ऑफ एनी बैंक इज अ फाइनेंशियल रिस्क, इट कैन बी रिव्यूड एज अ फाइनेंशियल रिस्क। तो ये तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अभी देखते हैं कि मेथड्स, कौन से मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है।
इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी बोलते हैं करके। तो इसमें 4 टाइप के रिस्क है। सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क, तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, चौथा है करेंसी रिस्क करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काउंटर पार्टी रिस्क का मीनिंग देखेंगे। अच्छा, ये मीनिंग क्या होता है? ये अकर होता है जब नॉन हॉनरिंग होता है, नॉन हॉनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी, नॉन हॉनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी। तो ये नॉन ऑनरिंग ऑफ द काउंटर पार्टी, जिसमें ब्रैकेट में एग्जांपल लिख देना, फेलियर ऑफ डिलीवरी गुड्स, या तो फेलियर डिफ़ॉल्ट इन द रीपेमेंट, या तो बोरोइंग्स एटसेट्रा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। इसको क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। तो अपन ने मीनिंग देख ली। अभी आते हैं इसका सेंस, मतलब असेसमेंट पता कैसे चलेगा और आइडेंटिफिकेशन की काउंटर रिस्क है या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में हिंट दे देगा, हिंट डेट प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ काउंटर रिस्क एज फॉलोज। सबसे पहले कि फेलियर हो गया, क्योंकि अपन ने फेलियर टू डिलीवरी, तो वो क्यों होएगा? फेलियर टू ऑब्टेन द नेसेसरी मटेरियल, क्या बोलते हैं, नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, रिसोर्सेज ही नहीं मिला करके। दूसरा है कि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरा है हॉस्टाइल एक्शन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। और ऐसा है क्या बोलते हैं, लेट डाउन बाय द थर्ड पार्टी। लास्ट है हैव बिकम इंसॉल्वेंट। तो ठीक है, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, हॉस्टाइल एक्शन, और लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, और बिकम इंसॉल्वेंट। तो अभी इसको मिटिगेट कैसे करेंगे काउंटर पार्टी रिस्क को, वो भी दिखाया कि टेक्निक वे टू मैनेज द काउंटर पार्टी रिस्क। तो सबसे पहले जब थर्ड पार्टी के साथ एंटर करोगे तो ड्यू डिलिजेंस कर लेना। तो कैरिंग आउट द ड्यू डिलिजेंस बिफोर डीलिंग विथ द एनी थर्ड पार्टी, और डू नॉट डू नॉट ओवर कमिट मत करना। नो योर एक्सपोजर लिमिट, और रिव्यू क्रेडिट लिमिट्स रेगुलरली, और रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट्स, और यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो फिर से, carrying out due diligence before dealing with any third party, do not overcommit, know your exposure limit, review credit limit regularly, और rapid action in events of default, use of performance guarantee। तो ये अपना काउंटर पार्ट रिस्क खत्म होता है, मीनिंग, असेसमेंट और मैनेजमेंट। अभी आते हैं पॉलिटिकल रिस्क देखते हैं। ये पॉलिटिकल रिस्क फेस्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है वो फेस करते हैं एज द एडवर्स एक्शन, जो एडवर्स एक्शन लेती है गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, होस्ट कंपनी, मतलब कि जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। तो इट फेस्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर्स एट द एडवर्स इफेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री में लीड टू ह्यूज लॉसेस हो सकते करके। तो इसका असेसमेंट कैसे करेंगे? या तो तूने बिजनेस चालू कर दिया, उसके बाद कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं, पहले वो देखेंगे करके। तो सबसे पहले कि कॉन्फिस्केशन ऑफ द ओवरसीज प्रॉपर्टी, ओवरसीज वालों की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली, या तो रेशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम, क्या बोलते हैं, होम कंट्री, क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, रेमिटेंस को रोक दिया, रेशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी, रिस्ट्रिक्शन एज टू बोरोइंग, और प्राइस कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये अपने 5 पॉइंट हो जाते हैं जिसमें अपने मतलब बिजनेस चालू कर दिया फॉरेन कंट्री में, उसके बाद हुआ है। अभी अपन सोच रहे कि बिजनेस चालू करना है, और उससे पहले अपन क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉलिटिकल रैंकिंग, जो पॉलिटिकल रैंकिंग है वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे इवेल्युएटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। फिर तीसरा अपन देखेंगे कि एनालाइजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी क्या चल रही है करके, और टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम द एम्बेसीज। तो ये अपना असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया। अभी इसका मिटिगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे कि टेक्निक्स वेज टू मैनेज द पॉलिटिकल रिस्क आर एस फॉलोज। तो सबसे पहले अपन जो लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे कि एंड वैल्यू चेन एंड लेबर, जो लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल वो करेंगे एंड लेबर। और दूसरा है कि एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर में हम लोग मतलब घुसेंगे करके। और तीसरा है लोकल फाइनेंसिंग। फिर आता है प्रायर नेगोशिएशन कर लेंगे गवर्नमेंट से कि आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकल फाइनेंसिंग, एंटरिंग इन जॉइंट वेंचर। अभी लोकल तो ये अपना चारों पॉइंट हो गया। अभी आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मीनिंग क्या है? इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, रिजल्टिंग, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो गई कि चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अभी आता है असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन, कि अपने को कैसे पता चलेगा कि
इंटरेस्ट रिस्क है, तो सबसे पहले मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे। फिर एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन, एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, लास्ट आता है स्टॉक मार्केट चेंजेस। ठीक है, तो ये अपना असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन हो गया। मैनेजमेंट मिटिगेशन जो अपन ने आईआरआर चैप्टर में पढ़ा था, आईआरएम चैप्टर में पढ़ा था, वही है। अभी आता है करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क क्या होता है? इट मेनली अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को हु डील्स, क्या बोलते हैं, हु इज़ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज उसका कैश फ्लो चेंज हो जाएगा विद मूवमेंट इन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो इट मेनली अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज एज देयर कैश फ्लो चेंजेस विद मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज रेट। तो अभी इसका असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि करेंसी रिस्क है या नहीं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्शन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट भी देखेंगे, और नेचुरल कैमिलिटीज़ हो गई, या तो वार हो गया, या तो रिबेलियन हो गया, एट्सेट्रा, और चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट है, और इसका मैनेजमेंट और मिटिगेशन अपन फॉरेक्स में पढ़ेंगे। बस यही बता दिया करके। अभी लास्ट आता है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क के अपन ने क्वेश्चंस देख लिए थे, अभी उसकी थियरी देख लेते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले मीनिंग में 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि ये रिस्क है, इट ये मेजर करता है रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इट मेजर द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और दूसरा पॉइंट है कि इट ऑल्सो एस्टिमेट्स कि हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज इन अ सेट ऑफ अ पीरियड, मतलब कि क्या बोलते हैं, इट एस्टिमेट्स कि हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज इन अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ नॉर्मल, जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हो सकता है करके, कि कितना लूज कर सकता है। तो अपन फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या क्या? पहले तो कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये टाइम होराइजन है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये रिस्क कंट्रोल है, और ये जेड स्कोर है। तो इसके फीचर्स ये है। सबसे पहले अपन कंपोनेंट देखेंगे। वार कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन द 3 फॉलोइंग कंपोनेंट। तो फार्मूला में अपने को क्या क्या चाहिए रहता था? पहले तो अपने को टाइम पीरियड चाहिए रहता था, फिर अपने को कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए रहता था, जनरली 95% एंड 99% होता था, और लॉस इन परसेंटेज, क्या बोलते हैं, परसेंटेज में लॉस दे देते थे, या तो और इन अमाउंट। तो ये अपना कंपोनेंट्स हो गया। अभी स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, बस यही लिखना है कि स्टैटिस्टिकल मेथड है और ये बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आता है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस कैन बी प्रिडिक्टेड। फिर आता है कि रिस्क कंट्रोल की मतलब अपन मैक्सिमम लॉस पे लिमिट लग सकता है बाय सेटिंग द लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम लॉस। ठीक है, फिर आता है जेड स्कोर क्या होता है? इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फ्रॉम each from mean value, की indicates how many standard deviation is away from the mean value। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अभी आता है एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस। तो ठीक है, तो वार कैन बी अप्लाइड किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले कि ये मेजर कर सकता है मैक्सिमम लॉस, क्या बोलते हैं, ऑन एनी पोर्टफोलियो। इट क्या बोलते हैं, कैन बी अप्लाई टू मेजर मैक्सिमम लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो। और दूसरा है कि टू फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट, टू फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और तीसरा है टू इनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकती है मैनेजमेंट। और चौथा है कि ये बेंचमार्क हो सकता है फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, वार कैन बी अप्लाइड एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और लास्ट में है कि ये टूल है फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो फिर वार कैन बी अप्लाइड एज अ टूल फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर ख़त्म होता है पूरा थियरी और प्रैक्टिकल के साथ।